हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में, यानी जिसको आप ऑफेनली सुने होंगे एएमई नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे ये कोर्स होता क्या है, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि इस कोर्स का एजुकेशन पैटर्न क्या होता है, यानी इसमें पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे इसमें कितनी फीस पे करनी होती है, कहाँ आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और एट लास्ट हम देखेंगे कि इसकी सैलरी क्या होती है और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं जो आप सिर्फ एएमई के जॉब में पा सकते हैं। वो चीजें भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर क्या करता है। तो ध्यान रखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इनका काम होता है कि जब कभी भी एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ करे उसके पहले उसके पास एक सर्टिफिकेट हो जिसे कहते हैं फिट टू फ्लाई। इसका मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक सर्टिफिकेट पर साइन करके देता है पायलट को कि आपका एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ठीक है, इसके सारे कंपोनेंट एयर वर्दी कंडीशन में हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छे हैं, आप इनको लेकर के टेक ऑफ कर सकते हैं। यानी बिना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के सिग्नेचर के कोई भी एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ नहीं कर सकता है। तो यही काम होता है एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का। मान लीजिए कि आपने एएमई कोर्स चूज किया, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 10+2 यानी 12th क्लास पास होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो आपको 10th प्लस इसी के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा क्लास होनी चाहिए आपके पास। या फिर अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से नहीं है तो आप NIOS से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 12th पास करके उसके बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी आप अलग अलग कलर को सेपरेटली पहचान सकते हो। आपको कोई एक्स्ट्रा फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपके हाथ या पैर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो। और इसके बाद आप जा सकते हैं किसी भी एएमई कॉलेज में जो DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा CAR 147 में अप्रूव्ड हो। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो CR 147 में अप्रूव्ड हैं, तो उसके लिए आप DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि dgca.gov.in पर जाकर के कॉलेजों की लिस्ट देख सकते हैं। फिर बात आती है इनकी एजुकेशन पैटर्न की। तो इनका एजुकेशन बाकी और इंजीनियरिंग की ही तरह होता है। इसमें भी बहुत ढेर सारे स्ट्रीम्स होते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है कैटेगरी A, दूसरा है कैटेगरी B1, तीसरा है कैटेगरी B2 और लास्ट है कैटेगरी C। सबसे पहले आता है कैटेगरी A। तो कैटेगरी A के स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी पार्ट स्पेसिफिक मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं, यानी माइनर मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है कैटेगरी B1, ये मैकेनिकल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि मेजर मेंटेनेंस में यूज किए जाते हैं, और जितने भी बड़े पार्ट और पूरे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस की बात आती है मैकेनिकल पार्ट्स की, वहां पर कैटेगरी B1 स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। फिर बात आती है कैटेगरी B2 स्टूडेंट्स की। तो B2 के स्टूडेंट्स एवियोनिक्स स्टूडेंट होते हैं। एवियोनिक्स का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रिकल, रेडियो, रडार और इंस्ट्रूमेंट, यानी जो आप आंखों से नहीं देखते हैं, जो एयरक्राफ्ट के अंदर लगा होता है, ऐसे पार्ट्स की मेंटेनेंस और रिपेयर की जिम्मेदारी कैटेगरी B2 के स्टूडेंट्स की होती है। फिर आता है कैटेगरी C। तो कैटेगरी C के स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ऐसे सीनियर्स होते हैं जो कैटेगरी B1 या B2 में काफी दिनों तक काम करने के बाद जब काफी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो इन्हें बेस मेंटेनेंस में रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए भेजा जाता है। यानी कि जो कैटेगरी B1 और B2 स्टूडेंट्स चीजें मेंटेन करते हैं, जब उनमें ज्यादा दिक्कत आती है, ज्यादा डिफिकल्टीज आ जाती हैं, तब उन्हें बेस मेंटेनेंस में रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए भेजा जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी C के एक्सपीरियंस पर्सन के पास होती है। अब जो कैटेगरी A और कैटेगरी B1 है, इनकी कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, यानी कि इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आजकल के जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं वो टरबाइन इंजन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जो मॉडर्न और काफी बड़े होते हैं, वो भी टरबाइन इंजन का यूज करते हैं। और जितने छोटे हेलीकॉप्टर्स या छोटे एरोप्लेन्स होते हैं वो पिस्टन इंजन का यूज करते हैं, जो जनरली 2 या 4 सीटर के होते हैं। अब समझिए कि इनकी सब कैटेगरीज कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरी A की। तो कैटेगरी A 4 तरीके का होता है। कैटेगरी A1, A2, A3 और A4। कैटेगरी A1 का मतलब होता है ऐसे स्टूडेंट्स जो माइनर मेंटेनेंस तो करेंगे पर ऐसे एरोप्लेन्स पे करेंगे जो टरबाइन इंजन से पावर्ड है, यानी जिसमें टरबाइन इंजन
लगी हुई है। इसी तरह से कैटेगरी A2 का मतलब होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो माइनर मेंटेनेंस ही करेंगे पर ऐसे एरोप्लेन्स पर करेंगे जिनमें पिस्टन इंजन लगा हुआ है, यानी छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है। इसी तरह से कैटेगरी A3 होता है। कैटेगरी A3 वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको माइनर मेंटेनेंस करना होता है बट एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर पर। और हेलीकॉप्टर भी कैसा होना चाहिए? टरबाइन इंजन से पावर्ड होना चाहिए, यानी उसमें टरबाइन इंजन लगा होना चाहिए। इसी तरह से कैटेगरी A4 होता है। तो कैटेगरी A4 में स्टूडेंट क्या करते हैं? माइनर मेंटेनेंस ही करेंगे, हेलीकॉप्टर पर ही करेंगे, पर वो हेलीकॉप्टर पिस्टन इंजन से पावर्ड होगा, यानी पिस्टन इंजन उसमें लगा हुआ होगा। और अब हम देखेंगे कि कैटेगरी B1 की कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं। तो इसकी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी B1.1, B1.2, B1.3 और B1.4। B1.1 के स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेजर मेंटेनेंस करते हैं पर ऐसे एरोप्लेन्स पर करते हैं जो टरबाइन इंजन से पावर्ड हैं। इसी तरीके से कैटेगरी B1.2 के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेजर मेंटेनेंस ही करते हैं पर ऐसे एरोप्लेन्स पर करते हैं जो पिस्टन इंजन से पावर्ड हैं, यानी जो छोटे इंजन से पावर्ड है, यानी छोटे एयरक्राफ्ट जो यूज होते हैं। तीसरा होता है B1.3। ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेजर मेंटेनेंस करते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर पर करते हैं, और हेलीकॉप्टर के साथ भी कंडीशन होती है कि वो टरबाइन इंजन से पावर्ड होना चाहिए। फिर आता है हमारा B1.4। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेजर मेंटेनेंस करते हैं, हेलीकॉप्टर पर भी करते हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है वो पिस्टन इंजन से पावर्ड होता है। तो ये होती है हमारी कैटेगरी A और कैटेगरी B1। और अगर कैटेगरी B2 की बात करें तो कैटेगरी B क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, यानी कि रेडियो राडार इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, जो कि किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट में लगेगा, चाहे वो पिस्टन इंजन से पावर्ड हो या फिर वो टरबाइन इंजन से पावर्ड हो। इसी कारण से B2 की कोई और सब कैटेगरी नहीं होती है। और कैटेगरी C जो है वो क्योंकि सीनियर पर्सन बनते हैं, तो इस कारण से वो जिस भी फील्ड से हैं उसी फील्ड का उन्हें सीनियर पर्सन बना दिया जाता है। ये तो आपने देख लिया कि जब आपको एडमिशन लेने के लिए जाना है उनसे पहले की नॉलेज, यानी यहाँ ये इन बातों का ध्यान रखना है, हमें कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हमें किस स्ट्रीम में जाना है। लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं तो तुरंत के तुरंत जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि DGCA जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको कुछ ही दिनों के अंदर कंप्यूटर नंबर इशू कर दिया जाता है। एक बात बहुत ही खास है जो आपको ध्यान रखनी है एडमिशन लेने से पहले ही, वो ये कि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो जिस तरह से आप कोई और इंजीनियरिंग करते हैं तो वहां पर सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं, उसी तरह से आपको AME में भी सेमेस्टर के एग्जाम देने होते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि जिस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराई जाती है, और जितने भी सब्जेक्ट्स आपको स्कूल यानी कॉलेज में पढ़ने होते हैं उतने ही सब्जेक्ट को आपको DGCA का अलग से एग्जाम देना पड़ता है, जो कि सेमेस्टर से अलग होता है। और DGCA के जो एग्जाम्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट का एक एग्जाम अलग से लेता है, यानी जितने भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जाम आपको DGCA को देना पड़ता है, और DGCA एग्जाम्स को ही मॉड्यूल एग्जामिनेशन बोला जाता है। अब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाती है, और इसी के साथ साथ आप DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो मॉड्यूल एग्जामिनेशन होते हैं उनको भी साथ साथ में देते जाते हैं, और उनको भी धीरे धीरे क्लियर करते चले जाते हैं। जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तब आपको COFR यानी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जाता है, और कॉलेज में रहते हुए भी आपको लगभग 250 से 300 घंटे का इन्वायरमेंटल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो किसी ना किसी जहां से भी आपका कॉलेज टाई अप होता है वहां से वो ले जाकर के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइव एयरक्राफ्ट पर आपको दिला देते हैं। जब आपका कॉलेज पास आउट हो जाता है उसके बाद आप किसी MRO या किसी एयरलाइन में जा करके 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। और ये सारी चीजें यानी आपका 2 साल 1 साल जितना भी कॉलेज रहा हो प्लस आप अपनी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें देखते हुए जब 5 साल का आपका लाइव एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी लगभग 5 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कंपनी ही आपको AME यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लाइसेंस के लिए किसी न किसी एयरक्राफ्ट पर एक्सपीरियंस दिलाती है, और कुछ दिनों के बाद आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस दे दिया जाता है। अगर बात की जाए फीस की कि आपको कॉलेज में कितनी फीस पे करनी पड़ती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज चूज किया है। फिर भी अगर हम एवरेज की बात करें तो 3.5 लाख से लेकर के 6.5 लाख तक का फीस अपने इंडिया में अवेलेबल है। आप जिस तरह का कॉलेज चूज करते हैं उस तरह से आपको फीस पे करनी होती है।
और अगर बात करें कि एएमई की सैलरी कितनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज से पास आउट होते ही आप एएमई बन जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। लेकिन जिस दिन आप एएमई बन जाते हैं उस दिन आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ से कम नहीं होती है। इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप एएमई का लाइसेंस ले लेते हैं, तो वो ये कि ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड आप 192 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। यानी आप फ्री होते हैं कि 192 कंट्रीज में आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई हमारे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की। अगर आपको कोई डाउट हो या और भी ज्यादा डिटेल में इस पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब तक पहुंचाया करिए, ताकि सभी लोग इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकें और सभी लोग इस बारे में जान सकें। थैंक यू।